कि भूल जाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से रखना। आपका नाम बताना एक बारी। सुमित। ठीक है, आपका? सिद्धांत मौर्य, जुनैल, आदिल, अभिषेक। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? आवाज़ प्रॉपर आ रही है अभी तक? ठीक है। ओके, नाउ गोइंग टुवर्ड्स। एक बार इसको रीड करो 2 मिनट में। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी वल्नरेबिलिटी है, फिर 1 मिनट में हम कवर करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसको रीड कर लो एक बार फटाफट। सर सर फुल स्क्रीन कर दीजिए थोड़ा। फुल स्क्रीन ही है इसकी। तो क्या ना, ये अकेडमी पे डायरेक्ट है, पूरा डाउनलोड नहीं किया हुआ मैंने सिलेबस, तो ऊपर वे नज़र आएंगे। ठीक है, पूरी स्क्रीन ही है ऑलरेडी। तो इतना रीड करके देखो कि इसमें क्या क्या है, फिर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, यहाँ से पढ़ लो। ठीक है। चले बॉयस, स्टार्ट करें। पढ़ लिया, देख लिया होगा आप लोगों ने सभी ने, है ना? जी यस सर। जी ठीक सर। है, सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेब एप्लीकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, और इनका कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ वेब एप्लीकेशन। हमारा वेब एप्लीकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम कहाँ पे कवर करेंगे, इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। फिर इसके बाद आएगा हमारा ओवास टॉप 10। ओवास टॉप 10 सभी को पता है क्या है? जी सर। है ना? ओवास स्टैंड फॉर ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये टॉप मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनको एवरी 4 ईयर में लिस्ट करता है ये। ठीक है, जी एक क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा पार्ट हमारा रिकॉन एंड बग हंटिंग। रिकॉनाइजेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द टारगेट। ठीक है, रिकॉन में हम जी सर। रिलेटेड टू द वेब एप्लीकेशंस की सारी जितनी भी हो सकती है उतनी हम क्या करते हैं, बग हंटिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एसक्यूएल इंजेक्शंस। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसमें हम एसक्यूएल के पेलोड को इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद हम उन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, जैसे हमारे कोई पेलोड नज़र आया और उन पेलोड्स को हम इंजेक्ट करवाएंगे और इसके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देखते हैं, या फिर ऑथेंटिकेशन बाईपास करना हो, उसके लिए ये काम आता है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शंस। ठीक है। सर वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर एसक्यूएल इंजेक्शन जो वल्नरेबिलिटी है कंपेयर टू जो वास्ट टॉप 10 का वल्नरेबिलिटी है, इसके मुकाबले सर ये कम मिलता है वेबसाइट पर। मतलब समझा नहीं मैं। ओवास्प के अंदर ही आती है ये वल्नरेबिलिटी? हाँ वो तो पता है सर, वास्ट के अंदर आती है। मतलब ये कह रहा था कि जो वास्ट की वल्नरेबिलिटी है इसके कंपेयर में सर एसक्यूएल जो वल्नरेबिलिटी है ये कम देखने को मिलती है, ये कम? मैं पूछ रहा था। अच्छा, कम देखने के लिए मिलती है? जी सर, वही ऐसा? पूछ रहा था कि मतलब ऐसा होता है या फिर सेम सब बराबर अरे ही है। नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं डिपेंड नहीं करता। अब आपका वर्ड प्रेस पे चल रही है कोई वेबसाइट, तो बेसिक सी बात है, आप उसमें वर्ड प्रेस की वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे तो मिलेंगी ना। अगर जी वर्ड सर। प्रेस में जावा स्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे तो कहाँ से मिल जाएंगी? नहीं मिलेगी ना। तो सबकी अपनी अपनी एक फंक्शनलिटीज होती है। जहाँ पे एसक्यूएल वर्क कर रहा हो तो वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वहाँ पे एसक्यूएल का हर एक पैरामीटर वननेबल हो या ना हो। ठीक है, बस हम ट्राई करके देखते हैं कि हाँ यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। नहीं, समझ ठीक है में? सर। ठीक है सर। इसके बाद आता है हमारा कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन क्या होता है, हमारा कमांड, इसमें बेसिकली हम कमांड को पुट करते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पे हम डायरेक्ट एसक्यूएल पे नहीं चलेंगे, हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक मतलब हम पाथ ट्रैवर्सल से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज होंगी, उनसे लेकर हम बड़ी वल्नरेबिलिटीज की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले हम सर्वर साइड के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम
क्लाइंट साइड के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर कुछ एडवांस लेवल का टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे, और इसके बीच में एपीआई वगैरह भी आ जाएंगी हमारी, ठीक है। फिर आता है इस तरीके की हमारी सारी वल्नरेबिलिटीज रहती हैं। एसएसआरएफ हो गया, एक्सएसआर जिनके बारे में सुना होगा सभी ने, आईडोर क्या होता है उनके बारे में कवर करना है ना। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, एसएसटीए क्या होती है ना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से, एमएफए को, 2FA को, इन चीज़ों को कैसे बाईपास करते हैं, ऑथेंटिकेशन को ब्रूट फोर्स कैसे करना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर अप करते हैं, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग को देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कोड एंड फाइल पाथ को, ये हमारी उसके जैसी वल्नरेबिलिटी है, क्या बोलते हैं, पाथ ट्रावर्सल जैसी, ठीक है। LFI RFI क्या होता है उनको बारे में देखते हैं, पाथ ट्रावर्सल को समझते हैं, HTML इंजेक्शंस क्या होते हैं इनको देखते हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँ तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे तो सभी अब प्रैक्टिकल देखेंगे तो कोई एक्सप्लेन करने की नीड तो है नहीं, और सभी लोगों को शायद पता होगा इन सब के बारे में। ऐसा जी कोई सर। है जिसको नहीं पता इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में? एक भी, एक भी ऐसी हो जिसके बारे में नहीं पता हो कि सर इसको समझा दो, मैं उसको समझा दूंगा, किसी को भी, कितने जितने भी लोग हैं इसमें सभी को, सभी से ये बात बोल रहा हूँ मैं, पता है कि नहीं? सर मतलब कि ये सारी जितनी इसमें सिलेबस में। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, आपने कि मतलब ये जो सारा टॉपिक है इसके बारे में कह रही थी हाँ, जो यहाँ पे इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज नजर आ रही हैं आपको, इनमें से अगर किसी को, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ लो मेरे से, वरना सभी को ये वल्नरेबिलिटी शायद पता हो, सभी को। सर? पढ़ा नहीं है ये सब कभी भी? सॉरी? सर मैं कह रहा हूँ ये सब पढ़ा नहीं है कभी भी? अच्छा, पढ़ा जो नहीं है ये ना, मतलब मैं, हाँ अच्छा आप हाँ लोगों ने तो पढ़ा नहीं होगा, काफ़ी लोगों ने, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, इसलिए बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, सर वही कह रहा हूँ। क्योंकि इनको तो हम प्रैक्टिकल करना ही है, सारी की सारी वल्नरेबिलिटी जितनी भी है उनको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो फिर इसलिए मैं बोल रहा था कि एक्सप्लेन करने की नीड है, करूँ इसे एक्सप्लेन कि आगे बढ़ूँ फिर मैं। तो आप एक एक करके मतलब जो एक एक करके जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसी में एक्सप्लेन कर देंगे ना सर, जैसे हाँ हमारा वैसे मॉड्यूल है वो। नहीं, जैसे हमारा क्या है, रिकॉन है, एक मिनट दीजिएगा वॉइस। चलो छोड़ो, ठीक है। हाँ जी, अमित क्या बोले थे आप? हेलो, आवाज़ आ रही है अमित? सर मैं क्या, हाँ सर आ रही है। हाँ जी, बोलिए, क्या मैं बोले थे कह आप? रहा था सर कि हाँ, मैं कह रहा था सर कि ये सारा आप मतलब जो मॉड्यूल है जैसे मॉड्यूल हुए, हाँ, तो आप इसको जब पढ़ाएंगे तो इसका मतलब उसके बारे में बताते हुए चलेंगे ना सर साथ, क्योंकि ये सारा इस तो पढ़ा नहीं नहीं है नहीं सर। नहीं नहीं, क्या होता है देखो मैं बताऊं, पहले हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये सारे मॉड्यूल्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम अच्छा बेसिक वैसे अच्छा। बता देते हैं, जैसे हम कवर करने वाले हैं, अब मुझे क्या करना है, इस वल्नरेबिलिटी को पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब उस आपको। ठीक है। तो ये किस तरीके से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, इसके मिटिगेशंस क्या हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं,
ठीक है, हाँ, वो सारी ठीक है। चीज़ें रहती हैं। तो मैं पूछ रहा था कि अगर इसमें से कोई ऐसा नाम जो समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर सर इसका मतलब मुझे जानना है पर्टिकुलर, तो वो चीज़ पूछ रहा था कि अगर किसी को कुछ जानना हो इसमें नहीं से, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सर, आप जब पढ़ाएंगे तो एक साथ पढ़ाते चलिएगा है ना। फ्री इंस्टॉलेशन। फिर हमारा जो फ्लड अटैक के अंदर क्या आता है, हमारा फ्लड अटैक के अंदर आता है बेसिकली डॉस और डीडॉस अटैक, जो अपने ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। यस सर। तो उसको तो छोड़ दो। एपीआई टेस्टिंग विद एआई, मतलब एपीआई टेस्टिंग, एआई पता नहीं क्यों इंटीग्रेट किया है इसमें, बट एपीआई टेस्टिंग में एआई का कोई रोल है ही नहीं हमारा, ठीक है। जब हमारे पेलोड नहीं आते तब हम एआई की थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते हैं, बट हमें एआई की नीड है ही नहीं है इसमें एक्चुअली, तो ये बात है, क्योंकि हमें एआई की जरूरत नहीं है। सर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग के टाइम तो एआई रिपो यूज कर सकते हैं ना। देखो वो आपकी पर्सनल श्रद्धा होती है, रिपोर्टिंग के टाइम पे आप एआई यूज़ करो, बट ना पीओसी बनाने के लिए आपको एआई की भी नीड नहीं लगेगी। मैं इस तरीके से बता दूंगा कि हाँ इस तरीके से आप बना रहे हो, तो एआई की भी नीड नहीं लगेगी, बट आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर अगर बट एआई यूज करके यहाँ पे बट यहाँ क्लाइंट पे यहाँ से पे कोई एआई की, डिटेक्ट नहीं देखो देखो करेगा। सुनो सुनो, पहले मेरी सुन लो, फिर उसके बाद बताना। जी एआई को यहाँ पे हर जगह पे क्यों इंटीग्रेट कर रहा है पता है? जी सर। इसका एक रीज़न है। दिस इज दैट, वो क्या बोलते हैं जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अगर एआई डालते हैं हम तो थोड़ा कूल लगता है कि हाँ एआई है यहाँ पे, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर होती है मेरे कि को भी एआई के लगा थ्रू। था कि ये सेल्स के लिए, मेरे को भी ऐसा लगा था ये मार्केटिंग सेल्स के लिए लगा रखा है सर। हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट होता है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि लोगों को अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट में चल रहा है एआई, है ना। तो वल्नरेबिलिटी से एआई का क्या लेना देना, सोचो आप। आपके लिए आप वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हो, तो एआई से क्या लेना देना उससे, एआई क्यों है वहाँ पे। हाँ अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम एक बार को पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है ना। तो मैं क्या करूंगा कि व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एआई से पूछ लूंगा, तो वो थोड़ी हेल्प कर देगा, ये बता देगा कि ये होता है एआई, इस तरीके से होता है मल्टी फैक्टर बाईपास कैसे करना है, इस तरीके से करना है। और बाईपास करना भी नहीं बताता वो तो हमें खुद ही ट्राई करना पड़ता है ना। जी सर। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। आई होप आप समझ रहे हो सभी लोग, जी सर। है ना। रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे इसके अंदर कि हम रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत कॉमन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। पहले हम बोलते हैं नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या आता है, एच और एच बेसिकली है, ठीक है। बट इतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता वेब एप्लीकेशन के लिए। दिस इज़ वेरी बेसिक्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सभी को पता होगा कि नेटवर्किंग क्या होती है, सबसे पहला मॉड्यूल्स है। बताना, एक लोग एक्सप्लेन करना व्हाट इज नेटवर्किंग, आप बताना। क्या नाम है, सुमित, एक मिनट। बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, डाटा शेयर नहीं। व्हाट इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, किस तरीके से होती है, मतलब ऑफिशियल मतलब मींस अपनी लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना। आई विल शेयर कम्युनिकेट विद हर, मतलब हम दो और दो से अधिक नेटवर्क के बीच में डाटा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हम डाटा एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, नेटवर्किंग के पार्ट रहता है। ऐसे ही तो होता है जी। यस सर। पोर्ट्स क्या होते हैं हमारे, पोर्ट्स पता है जी सर। क्या होते हैं पोर्ट्स? सर अरे प्रोटोकॉल होते हैं। देखो, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल दोनों अलग अलग होते हैं, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सभी को मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। पोर्ट्स क्या होते हैं हमारे, पोर्ट्स होते हैं नोड। नोड मतलब एक तरीका, एक वे जहाँ पे हमारे सारी की सारी सर्विसेज चल रही होती हैं। लाइक हमारा कोई पोर्ट है 80 है सपोज, है ना। पोर्ट 80 पे क्या है हमारी, कि एक नोड है कि यहाँ से चीज़ें निकल के जाएंगी और दूसरे HTTPS पे जाएंगी, या फिर कहीं पे दूसरी सर्विस पे जाएंगी, तो वहाँ पे एक नोड मिलेगा आपको कि हमारी इस सर्विस से इस सर्विस पे जा रही है, तो उनका क्या है, वो एक पोर्ट्स होते हैं कि इन्हीं पोर्ट्स के बेस पे हमारी सर्विस चल रही है। जैसे हमारा HTTPS का पोर्ट होता है 443, तो हमारी सर्विस किस तरीके से रहती है, वो इस तरीके से यूज होता है, HTTP एंड कॉलन एंड देन पोर्ट, ठीक है। इस पोर्ट पे पर्टिकुलर सर्विस चल रही है मेरी, तो इस तरीके से वर्क करता है वो। एंड देन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स तो आपने सुने होंगे, हाँ जी सर। क्या होते हैं? सर नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं सर। एक प्रोटोकॉल थोड़ी होता है, जैसे आईसीएमपी सर पैकेट सेट्स होते ऑफ हैं, रूल्स। प्रोटोकॉल हो गया। एग्जैक्टली, सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज, है ना। प्रोटोकॉल्स का नाम सुना है कभी, जैसे हम उसमें देखा होगा आपने कि हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे गुंडागर्दी में बोलते नहीं है, ऐसे चलने के यस सर। मतलब अगर तुम्हें अब मैं यहाँ पे रहना है तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि रूल्स एंड देयर पॉलिसीज, उनको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, तभी हम इस यहाँ पे सोसाइटी में रह सकते हैं। तो वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, इनके बिहाफ पे हमारी सारी सर्विसेज चल रही होती हैं, कि हमारी सर्विस है और ये इस तरीके से वर्क करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। रूल्स एंड सेट ऑफ पॉलिसीज, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। और ये
जो अभी प्रवीण आप बता रहे थे ना, कुछ बता रहे थे, तो वो जी सर। देख लो, समझ लेना आप, ठीक है, वरना ये बोलो कि नहीं बताया नहीं। एच टी पी एस सभी को पता होगा, इसको पता नहीं, नीट तो है नहीं, है ना। चलते हैं हम वेब एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि वेब एप्लीकेशन के अंदर कौन सा पार्ट होता है। थोड़ा थ्योरेटिकल जल्दी करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, और इसका प्रैक्टिकल देखेंगे वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पार्ट हैं वेब एप्लीकेशन बेसिक्स के अंदर। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बग बाउंटी। अच्छा, ये तो वीडियोस पड़ी हैं। इसके अंदर ये सारे के वो टर्म्स आते हैं जिसके अंदर हम वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं, उन सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो चाहता था मैं वहाँ पे भी कवर करा सकता था प्रैक्टिकल के अंदर, पर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला वेब एप्लीकेशन से पहले स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। अभिषेक जग्गी, आप हो ना क्लास में, क्या होता है वेब एप्लीकेशंस। वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मतलब, इंटरनेट के थ्रू तो हर चीज़ एक्सेस कर रहे हैं हम, सारी वेब एप्लीकेशन है। सर्वर के इंटर नहीं, मज़ा नहीं आया। थोड़ा और गैस करो। इस तरीके से ये सेम सही बता रहे हो, बट थोड़ा और गैस करो तो सही आ जाएगा। हाँ जी, और कोई, व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन। सर ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हम इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, यही सारी चीज़ यही लोग यही बता रहे हैं। बल्कि जब इसमें कैसा होना चाहिए, एक ऐसा इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर होता है वेब एप्लीकेशन जिसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट। ये सही डेफिनेशन है। वेब एप्लीकेशन कौन से होते हैं, जिसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम, जो वेब ब्राउजर पे ऐसे इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे वेब सर्वर पे, जिसके पीछे वेब सर्वर लगा होता है, और एक्सेस किए जाते हैं किसके थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं बेसिक से, इनमें कुछ वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन में क्या माइनर से डिफरेंट होते हैं, पता किसी को। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में क्या माइनर माइनर डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। सर वेब एप्लीकेशन को जैसे क्रोम ब्राउजर, ये सारी फायरफॉक्स हो गया, हम्म माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज हो गया। ये वेब ब्राउजर हैं, ना कि वेब एप्लीकेशन। मैंने क्वेश्चन पूछा है वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, वेब तब आउटपुट देना। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस, और जो आप बता रहे हो क्रोम फायरफॉक्स, वो क्या है, हमारे वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वेब एप्लीकेशन को एक्सेस किया जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन हो गया आपका यूजर वो तो से। वेबसाइट भी करते हैं, वेबसाइट भी वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जाता है। एक मिनट रुकना ऑनलाइन, एक मिनट, अभी आपसे पूछ लूंगा। सर्वर तो हमारी वेबसाइट के लिए भी और वेब लीग दोनों के लिए होते हैं। आपने देखा होगा जब हम AWS पे होस्टेड करते हैं, जुनेल, आपको पता होगा वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट में डिफरेंस, याद है कि भूल गए, भूल गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक। एग्जैक्टली exactly. वेब एप्लीकेशन जो होती है वो डायनेमिक इंटरेक्शन को फॉलो करती है। डायनेमिक इंटरेक्शन से मतलब जहां पे यूजर के मल्टीपल प्रोसेस हो रही हो, ठीक है। क्रॉकी ये क्या है, जो क्रॉकी वेबसाइट है उसको, वो क्या है, एक वेबसाइट है। और वेब एप्लीकेशन कौन सा होगा, कोई वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल देगा ऑनलाइन में से। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या होगा, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक हो गई, या फिर हमारा फेसबुक हो गई, या फिर हमारा और भी कोई, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। सर जैसे व्हाट्सएप, डायनामिक वेबसाइट। एग्जैक्टली डायनेमिक वेबसाइट जो होती हैं वो हमारे वेब एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, यूजर और का इनपुट वेबसाइट जाता हम है, सामने यूजर का इनपुट जाता है और उनके थ्रू कुछ रेस्पॉन्स बैक भी आता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। स्टैटिक क्या होती है, हमारी वेबसाइट होती हैं और इंफॉर्मेशनल रहती हैं वो, जैसे कि हमारी क्रॉक की वेबसाइट है, वो क्या है, एक वेबसाइट है। वेब एप्लीकेशन क्या है, जिसमें इंटरेक्टिव रहता है वो। इसका एक एग्जांपल अभी बताता
सर आवाज बंद हो गई। एक मिनट एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। देखो, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन में समझ में आया क्या होता है डिफरेंस? दोबारा से बताऊं एक बारी? हाँ सर, एक बार और। देखो, अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है, ठीक है। लाइक आपके वहाँ पे कोई ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होता, ठीक है। जैसे अपनी क्रॉ की वेबसाइट है, वहाँ पे हम सारी चीज़ देख सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन बहुत सारे पेजेस नहीं होते ना, एक लिमिटेड पेजेस होते हैं। स्टैटिक, एक स्टैटिक वेबसाइट को हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये किसका एग्जाम्पल है? क्रॉ की वेबसाइट, ये स्टैटिक वेबसाइट का एग्जाम्पल है। समझ में आया? जी सर। सर जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है, ये भी सर स्टैटिक है? नहीं, फ्लिपकार्ट अमेजोन वो हमारी डायनेमिक वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे इंटरसेक्शंस भी हैं बहुत सारे, यूजर ड्राइविंग टास्क भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। उसमें हम पेमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो हमारा, जैसे किसी का इन्फॉर्मेशनल पेज है, जैसे टीसीएम सिक्योरिटी हो गए, वहाँ पे क्या है, सारे के सारे बस कोर्स वोर्स पड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हो। ऐसे ब्लॉग्स की वेबसाइट हो गई, ये क्या है हमारी? एक स्टैटिक वेबसाइट्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशनल हैं। समझ में आया? इनको बोलते हैं वेबसाइट्स। वेब एप्लीकेशन के अंदर जो पार्ट आता है, जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप वेब होगा, जिसके साथ हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक आपको इसका एग्जांपल बेस्ट है इंस्टाग्राम मान लो सपोज। कैसे इंस्टाग्राम? कैसे, जैसे हम उसमें यूजर देते हैं, इनपुट देते हैं, तो आपको रिटर्न आता है। अब जैसे मैंने आपको टेस्ट कराया इंस्टाग्राम पे, तो आप रिटर्न मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, रील्स देख सकते हो, कितने सारे पेजेस ओपन होते हैं वहाँ पे, है ना। फोटो पोस्ट कर सकते हो, फोटो लाइक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो कुछ भी। रील्स के सेशन में अलग अलग रील्स को स्क्रॉल कर सकते हो कंटिन्यूअसली। तो ये क्या है, बहुत सारा टास्क परफॉर्म हो रहा है ना वहाँ पे। तो वो क्या है हमारा, एक वेब एप्लीकेशन है जो वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, और उसमें बहुत सारे टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है। समझ में आया? सर वेबसाइट का एक एग्जांपल क्या होगा सर? वेबसाइट का बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे क्रॉ है, क्रॉ की स्टैटिक। वेबसाइट है ना, वो भी एक वेबसाइट का एग्जाम्पल है। हमारे ब्लॉग्स की वेबसाइट होती हैं, वो भी एक एग्जाम्पल इसी का है, वेबसाइट का। नहीं समझ में आया? दिखाऊं लाइव? आ गया सर। जैसे कि हमारे एक मीडियम करके आता है, देखा है आपने? सर अमेजोन, अमेजोन एक डायनेमिक वेबसाइट है। हाँ, अमेजन तो डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि अमेजन में मल्टीपल इंटरेक्शन आ रहे हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें आप ज़्यादा कुछ है, नहीं सर, ये सिर्फ पढ़ने स्टैटिक है। पढ़ने के लिए है ना। ये कैसी है? हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट, सिर्फ इंफॉर्मेशनल है। क्रॉ की वेबसाइट है, इसमें कुछ है? इसमें हम इंटरेक्शन कर पा रहे हैं किसी के साथ? बहुत सारी चीज़ें ओपन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना। यहाँ पे हम पेमेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि, हाँ ये थोड़ी उससे ज़्यादा है, मतलब है तो ये वेबसाइट ही, ये स्टैटिक पेज को ही फॉलो कर रही है, बट इससे तो नॉर्मल वेबसाइट से थोड़ा ज़्यादा है ना। तो ये भी वेबसाइट के अंदर ही आती है, क्योंकि हम हमारे इसके अंदर इंटरसेक्शंस नहीं है कहीं पे। और यहीं बात सर मैं सोशल उसकी करूँ, मीडिया की जो वेबसाइट है ये, वो क्या है सर? सॉरी, डायनेमिक है। सोशल मीडिया की जो सोशल जितनी। मीडिया की जितनी वेबसाइट है सारी की सारी डायनेमिक है, क्योंकि उसमें यूजर का इंटरसेक्शन हो रहा है। जैसे कि मैं एक यूजर हूँ, आप एक यूजर हो, आप मेरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहा है, तो वो क्या है, उसमें इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। और वो कहाँ से होते हैं? सर्वर के थ्रू तो होते हैं। अगर आप कोई मैसेज करते हो सर्वर के थ्रू आते हैं। किसी ऐप को, हम जब पेनिट्रेट करते हैं, हाँ, वेबसाइट है या एप्लीकेशन है? नहीं, ऐसा तो कुछ कंपलसरी नहीं है। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में दोनों वल्नरेबिलिटी सेम ही मिलती हैं, बट इतना फर्क होता है वेबसाइट, किस में? हाँ, बहुत सारी वेबसाइट में लॉगिन पेज नहीं होता ना, तो वो तो मैं भी कर रहा हूँ। उसमें तो लॉगिन पेज नहीं होगा तो लॉगिन वाली फंक्शनलिटी ट्राई नहीं करेंगे, बस दैट्स इट। उसमें स्टैटिक बस। वेबसाइट में लॉगिन वाली फंक्शनलिटी होगी तो लॉगिन वाली ट्राई करेंगे। पर जी ज़्यादातर सर। ज़्यादातर वेबसाइट में हमें एडमिन पैनल तो होगा ही ना, कहीं ना कहीं जिसको हैंडल कर रहा होगा, है ना। तो वो हिडन करके रखा जाता है, तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा। हिडन हिडन वल्नरेबिलिटी अंदर आ जाएगा सर। हिडन वल्नरेबिलिटी नहीं, मतलब जो ऐसा पैरामीटर जो हाइड करके रखा जाता है, जी सर। तो वो सारी चीज़ें हैं। हिडन। जी सर। सभी लोग क्लास में हैं, एक बारी बोल देना सिद्ध। ऐसा तो एडमिन पैनल तो कहीं ना कहीं तो एक्सेस, अगर वेबसाइट को बनाया गया है तो कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होगा। यस सर। बैकएंड पे काम कैसे करेगी? बैकएंड में भी तो सेम प्रोसेस होती है। अगर एडमिन, सपोज मान लो कि आपकी वेबसाइट है ना, तो आप बनाओगे तो एडमिन पैनल तो होगा ही ना कहीं से, तो आप कुछ तो उसमें अंदर डाल रहे होगे, वेबसाइट ओपन कर रहे होगे, कहीं पे एक्सेस कर रहे होगे। अब जैसे आपके पास एडमिन पैनल है, आप एडमिन पैनल नहीं है आपकी वेबसाइट में, तो आप कहाँ से कुछ डालोगे? अगर आपकी वेबसाइट में एडमिन पैनल नहीं है तो कोई भी कुछ डाल सकता है फिर तो, जैसे आप डाल रहे हो वैसे ही, है ना। तो फिर वो ऐसे तो नहीं होगी ना, एडमिन पैनल तो कहीं ना कहीं होगा ही, चाहे छोटी वेबसाइट हो चाहे बड़ी वेबसाइट हो, एडमिन पैनल होता ही होता है।
क्योंकि आपको उसमें उसमें चेंजेस करने होंगे, तो वो कैसे करोगे? एक्सेस लेके तो करोगे, है ना? तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। एक बारी सब लोग बताना कि सब लोग हैं क्लास में। अमित, अंशु, यस सर। अंशु यादव, यस सर। दृशन, यस सर। गौरव, आई एम नूर, अर्जेंट सर। प्रवीण, जी सर। सावन धामा, यस सर। शुभम, यस सर। सिद्धि ढोलम। यस सर। ठीक है, ओके। किसमें? तो हाइड करके रखा जाता ना। ऐसा भी होता है कई कई बार कि एडमिन पैनल दूसरी वेबसाइट पे चल रहा होता है, कोई जैसे आपने देखा होगा उसमें वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइट होती हैं, है ना, तो एडमिन पैनल दूसरी साइट रहता है, उसका एक अलग अलग बना के रखते हैं उस पे, है ना, अलग इंटरफेस दे देते हैं, तो वो भी रहता है। एक बंदे की वेबसाइट थी जो कि क्लास में पिछली क्लास में था शायद, तो उसने अपनी वेबसाइट बना के रखी थी, उस सर्वर को वो देता था, तो उसके अंदर था क्या कि उसकी वेबसाइट अलग थी और एडमिन पैनल अलग था। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसका ये फायदा होता है कि उसका आपको इजीली एडमिन पे इंटरफेस नहीं मिलता ना, जैसे ब्रूट फोर्स करने पे एडमिन इंटरफेस मिल जाता है नॉर्मल तरीके से, तो उसमें नहीं मिलता। उसमें बहुत ज़्यादा हमें पूरी की पूरी एनालाइज करनी पड़ेगी, अगर मे भी तभी नज़र आता है जब हमारे पास उसका कोई पार्टिकुलर पाथ होगा। और चलो, बात नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे पास फिर कैसे आइडेंटिफाई कर, एडमिन पैनल को कैसे ढूंढ लोगे जब आपके पास पाथ नहीं होगा? वो जब होता है जब वो जब होता है जब हमारे पास क्या होता है, दूसरा कोई इस तरीके की चीज़ें यूज़ करता है कि अपना एडमिन पैनल अलग बना के रखा है, पर ऐसा होता नहीं है, रेयर, बहुत ही कम केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है। पर सर जो गिटहब से हम कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं पे, उससे भी नहीं निकल पाएगा क्या? गाइस प्लीज इमोट एक बार म्यूट कर लेना सभी लोग, एक्चुअली बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है आपकी साइड से ऑनलाइन। ओके, चलो इतना समझ में आया जितना बड़ा पढ़ाया है, आगे चल चल के धीरे धीरे सब चीज़ कवर हो जाएगी, टेंशन मत लो। अभी इतने सारे क्वेश्चन मत पूछो कि मेरा माइंड प्रोसेस करना बंद कर दे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके पूछते रहो, तो साथ साथ में मैं रिप्लाई करता रहूँगा, वरना आप सारे के सारे क्वेश्चन पूछने लगते हो तो फिर बाकी का पार्ट छूट जाता है हमारा, है ना, क्योंकि हमें कोर्स को भी कवर करना पड़ता है। ये समझ में आया क्या होता है वेब एप्लीकेशन, है ना? देखो इसके अंदर क्या होता है, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन होती है और वेब एप्लीकेशन इंटरेक्टिव होता है। दूसरी चीज़, वेबसाइट एक लिमिटेड इंटरेक्शन होता है और वेब एप्लीकेशन में हाई इंटरेक्शंस होते हैं। अब क्या होगा, मैसेज करा किसी ने क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने कॉमन टेक्नोलॉजीज़ की। कॉमन टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती है हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर? बेसिकली हमारी वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है, ये कॉमन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। इनको बोलते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड डाटाबेसेस या प्रोसेसिंग बोल सकते हैं इसे। फ्रंट एंड क्या होता है हमारा? बताइए। सर वेबसाइट जैसे में WordPress की अपीयर वेबसाइट होती होती है है वो ना, फ्रंट एंड बोलते हैं उसको। जी दोबारा से बोलिएगा एक बारी, एक लोग कोई एक लोग। सब वेबसाइट जैसे अपीयर होती है हमें मतलब दिखाई देती है खोलते में उसे फ्रंट एंड। ओके, सर यूजर इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं। यूज़र इंटरेक्शंस होते हैं उसे फ्रंट एंड बोलते हैं। सर जो हम कोडिंग करते हैं किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, तो उस पूरे कोड के प्रोसेस को बैकएंड बोलते हैं। हम्म, और जो सामने का डैशबोर्ड होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत डैशबोर्ड में चेंजेस करते हैं उसको फ्रंट एंड कहते हैं। देखो फ्रंट एंड सिंपल शब्दों में समझाऊं क्या होता है, जहाँ पे हमें यूज़र का कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा हो, लाइक आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड और लॉगिन पेज है, तो वो क्या है हमारा पार्ट, वो फ्रंट एंड का पार्ट है। उसके लिए डिज़ाइनिंग की गई होगी किस तरीके से, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर से। ठीक है, सिंपल फ्रंट एंड का सिंपल शब्दों में बोलेंगे जो सामने यूज़र को नज़र आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ठीक है, जैसे कि कोई वेबसाइट है, मान लो ये क्रॉ की वेबसाइट है, ये जैसे ये वेबसाइट है, तो ये क्या है इनका, ये सारा का सारा ये इनका फ्रंट एंड है। इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, है ना, लॉग इन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये किसके अंदर आती है, हमारी सारी की सारी चीज़ें फ्रंट एंड के अंदर आ रही हैं। ये पूरा पार्ट किसका है, फ्रंट एंड का। अब बैक एंड में क्या होता है कि सपोज मैंने इसमें यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला
और वो गया कहाँ पे, सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पे वहाँ पे मल्टीपल टास्क को उसने परफॉर्म किया, कि प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वहाँ पे ये पार्टिकुलर चीज़ें परफॉर्म हुई हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो उसे प्रोसेस करने की वो प्रक्रिया होती है जिसको वो फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। जो बैक एंड की सारी प्रोसेस होती हैं जो यूजर को सामने नजर नहीं आती हैं, वो होता है हमारा बैक एंड। क्लियर है कि नहीं? जिसके अंदर जिसके अंदर हमारी PHP, Node.js, रूबी, पाइथन जैसी लैंग्वेज को वर्क करती हैं, ठीक है। फिर आता हमारा डाटाबेसेस। अब डाटाबेसेस क्या होते हैं, एनी आइडिया? सर जो भी यूजर अपना जैसे आईडी पासवर्ड हो या कोई फॉर्म फिल कर रहा हो, तो जब वो सेव पे या सबमिट पे क्लिक करता है तो हमारा डेटाबेस सेक्शन बनाते हैं, उसके अंदर जाके सेव होता है। तो एग्जैक्टली, हमारा ठीक है। पूरा डेटा का कलेक्शन होता है उसमें, चाहे हम एसक्यूएल सर्वर या डाटाबेस का मतलब होता है जैसे भी कोई यूजर इंटरेक्ट करता है किसी के साथ, या फिर यूजर का जो भी क्रेडेंशियल्स रहते हैं, ठीक है, वो कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेसेस। डाटाबेसेस का मतलब सिंपल, एक डाटाबेस लगा होगा, उसके अंदर सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होगी, जिसके अंदर हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड होंगे। वहीं से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर एंड रिट्राइव करते हैं डाटाबेसेस के अंदर से। मोंगोडीबी एक डाटाबेस का नाम होता है। मोंगोडीबी है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, माईसीक्वल है, इस तरीके से बहुत सारे डाटाबेसेस होते हैं, ठीक है। मोंगोडीबी क्या है, एक डाटाबेस का नाम है, ठीक है। ओरेकल भी आता है। मोंगोडीबी एक डाटाबेस होता है, बेसिकली बहुत सारे डाटाबेसेस होते हैं, एक नहीं होता। ये कुछ कॉमन है, एक दो लिखे थे वो मैंने लिख दिए इसलिए, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ। बाकी और भी होते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है ना। इस तरीके के डाटाबेस होते हैं। फिर आता है हमारा हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क, कि हमारा वेब एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली बात है, वेब एप्लीकेशन को वर्क कैसे करता है सभी को पता होगा, है ना। बेसिकली 3 प्रोसेस में ये वर्क करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और डाटा प्रोसेसिंग। क्लाइंट एंड सर्वर 2 प्रोसेस, और एक डाटा प्रोसेस करने का, 3 प्रोसेस में ये वर्क करता है। इसमें 2 ही लिखी हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड डाटा प्रोसेस। इसको समझा सकता है कोई किस तरीके से ये वर्क करता है और इनकी प्रोसेस किस तरीके से रहती है? एनीवन? तो बता सकता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? सिंपल है बिल्कुल। सर नहीं पता। देखो क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब, जब हम वेब एप्लीकेशन पे हमने कोई ब्राउजर पे सर अपने, हाँ बोलिए। सर जब यूजर को कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है किसी वेबसाइट से, तो ब्राउजर के थ्रू सबसे पहले उसको एक्सेस करता है। हम्म। तो वो तो जब ब्राउजर के इंटरफेस में इंटरेक्ट करता है, तो वो जैसे कुछ भी चीज डालता है, जैसे abc.com या facebook.com, तो हम्म। सबसे पहले ब्राउजर के थ्रू सर्वर पे जाता है। तो वो सर्वर उस प्रोसेस को चेक करता है कि यूजर ने मांगा क्या है, तो हम्म। उसी हिसाब से रिक्वेस्ट से वो उसको जो है उसका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक सिंपल शब्दों में समझाएं, जब कोई यूजर इंटरेक्ट करता है वेब ब्राउजर पे, ठीक है, उसने डिमांड की क्राउड.इन, ठीक है। क्राउड.इन में पहला होता है हमारा फ्रंट एंड, जिसे क्लाइंट यूजर इंटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे क्लाइंट ने, एक यूजर ने क्या करा, इंटरेक्ट करा ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट हमारी डीएनएस इसमें बीच में वर्क करेगा, डीएनएस रिक्वेस्ट लेके जाएगा, आईपी में कन्वर्ट करेगा, फिर ना फिर इसके अंदर भी रूट डीएनएस कैसे डीएनएस में सर्च करेगा वो होगा पहले से। तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, ठीक है। इसमें क्लाइंट का मतलब होता है कि क्लाइंट ने कुछ चीज़ भी मांगी है, डिमांड की है, फिर उसके बाद सर्वर पे जाके प्रोसेस हुई है, फिर सर्वर प्रोसेस करने के बाद उन चीज़ों को वापस करने के बाद कि इसने इस तरीके का डाटा की डिमांड की है, और वो उसे रेस्पॉन्स बैक करता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। इनके बीच में होता है हमारा कुछ प्रोसेस का पार्ट, ठीक है। कि स्टैटिक कोई वेबसाइट है, उसने क्या करा, वेब एप्लीकेशन पे अलाउ है, डायनामिक इंटरेक्शंस हैं, इसने क्या करा कि ये जो डाटा हमने प्रोसेस करने वाली है, जैसे लॉगिन करा, लॉगिन करने की प्रोसेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। जैसे यूजर ने पासवर्ड डाला, तो उस डाटा को प्रोसेस कराने के लिए किसकी हेल्प लगेगी, डाटा प्रोसेसिंग की। प्रोसेस कराना कि हमने सारे डीएनएस को क्रॉस कर लिया, फिर बैकएंड पे सर्वर पे गए, सर्वर पे लॉगिन चेक करा, वहाँ पे कौन कौन से एचटीटीपी हैं, एचटीटीपीएस है वो चेक करा, फिर डाटाबेस में गए, डाटाबेस से इंटीग्रेट किया कि लॉगिन क्रेडेंशियल वैलिड है कि नहीं है, तो वो निकालने के बाद अब हमें सामने शो करा
चाहे वो ट्रांजेक्शन हो, चाहे सबमिशन हो, चाहे लॉगिन फॉर्म्स हो, कुछ भी हो, इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करता है, तो उसको बोलते हैं हम डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? दो तरीके की चीज होती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड डाटा प्रोसेसिंग अबाउट किससे, जब हमारा एक वेब एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट वर्क करती है उस केस में। भेज दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इजी है। हाँ, भेजने के लिए कोई आया उसमें है ही नहीं कुछ, बेसिक है, ये सभी को पता होना चाहिए ना, बेसिक टर्म्स हैं। हाँ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ है भी नहीं। अब बात करते हैं वेब सर्वर की। आप सभी ने सुना होगा वेब सर्वर के बारे में, कोई एक्सप्लेन कर सकता है वेब सर्वर होता क्या है? सर मैं एडी के टर्म्स में बता पाऊंगा। हम्म, कोई नहीं, बताइए। सर एडी के टर्म में बताऊं तो वेब वेब सर्वर का एक मतलब हमारे सर्वर में रोल होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं एडी में, तो उसके बाद जो है उसके अंदर हम अपना जो है आईएएस इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा जितने भी हमारे वेबसाइट के कोड्स के पेजेस होते हैं, इंडेक्स हम्म, पेज हो चाहे अदर पेजेस, उसको हम वहाँ इनबिल्ड करते हैं। जैसे कि जैसे उसमें क्या बोलते हैं, होस्टिंगर में करते हैं सर, जैसे सही, तब जाके उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके फिर उसको डीएनएस में मैप करते हैं, फिर जाके वो चलता है। देखो वेब सर्वर एक सिंपल शब्दों में समझो, वेब सर्वर जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है वो वेब सर्वर होता है, सिंपल सा। ठीक है, हमने कोई चीज़ की डिमांड की है और उसे किस तरीके का कंटेंट भेजना है, वो कौन डिसाइड करता है? वेब सर्वर डिसाइड करता है। ये रिक्वेस्ट को अलाउ करना है कि डिनाई करना है, वो कौन करता है? वेब सर्वर करता है। कौन सा कंटेंट है इसको डिलीवर करना है, तो वो कौन करता है? वेब सर्वर करता है। वेब सर्वर क्या होता है हमारा? जैसे कि पिछली एपीटी में आपने सभी ने देखा होगा शायद, HTTP पाइथन का सर्वर हम रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उस पर अपनी एक कोई लोकल फाइल को या फिर एक डायरेक्टरी को रन कर देते हैं हम, याद है? भूल गए? एपीटी के अंदर, तो वो भी एक तरीके से वेब सर्वर ही होता है। जब वो उस पे उस चीज़ को डाउनलोड करोगे तो उसके सारे के सारे लॉग्स कहाँ जनरेट होंगे? आपके वेब सर्वर पे जनरेट होते हैं। तो जो भी बंदे लॉग सॉक मॉनिटरिंग होते हैं, है ना, सॉक करते हैं सॉक में, तो वो भी इस तरीके से ही लॉग्स को एनालाइज करते हैं कि किस पर्सन ने क्या चीज़ें एक्सेस की है और वो किस किस चीज़ों को एक्सेस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। इसमें सर्वर। बहुत सारे टास्क को वो परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टास्क होते हैं। वेब सर्वर मान लो कि ये सिस्टम रखा है कंप्यूटर का, ठीक है, एक एक बारी देख लेते हैं वेब सर्वर किस तरीके से आपको नजर आता है। अगर बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं तो वेब सर्वर कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी छोटी है तो छोटे के हिसाब से रखेगा। वेब सर्वर इस तरीके से रहता है, वेब सर्वर और इंटरनेट। ठीक है, ये वेब सर्वर लगे हुए हैं। जब वो कोई चीज़ इंटरनेट पे कोई चीज़ प्रोसेस करता है तो उसको प्रोसेस करने का इस बंदे ने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, इंटरनेट पे आई, इंटरनेट पे इस वेब सर्वर पे गई, तो ये क्या करेगा? हैंडल करेगा इस रिक्वेस्ट को। वैलिड है, नॉन वैलिड है, हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पोर्ट्स कौन सा है, पोर्ट्स के अंदर सर्विस कौन सी है, किसकी डिमांड की गई है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? हमारा वेब सर्वर ही डिसाइड वेब करता है। सर्वर। फिर उसके बाद सर उसको गूगल रेस्पॉन्स बैक गूगल भी एक करता है। तरह से वेब सर्वर हुआ। हाँ जी। सर गूगल भी एक तरह से वेब सर्वर गूगल वेब सर्वर तो है, वेब सर्वर गूगल के खुद के हैं, है ना। जैसे ये हमारा सर क्या वो होता कह है, रहा हूँ। जैसे आपने वो देखा होगा, जीसीपी के बारे में सुना है, गूगल क्लाउड ये सर प्रोवाइडर। तो उसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म। उनके अंदर वो रहते हैं, इंस्टांस रहते हैं, ये सर। है ना। तो वो भी तो वेब सर्वर के जैसे ही वर्क कर रहे हैं। हम इंस्टांस पे अपनी क्या हाँ हाँ, करते हैं, वो तो है सर। सर्विसेज को अपनी तो AWS के उसमें अंदर भी यही करते इंस्टांस, हैं, आईएएस रोल इंस्टॉल करके उसमें हम इंडेक्स पे सर्च है कर ना। देते वहां हैं पे हम ऐसे। अपने क्या करते हैं, बकेट के अंदर अपना डाटा डाल देते हैं कि मुझे इस तरीके की इमेज को क्या करना है, या फिर हमारी इस तरीके की वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट है और पब्लिकली होस्ट कराना है, तो इंस्टा से कनेक्ट करते हैं और उसे पब्लिकली एक्सेस करा देते हैं। तो वो भी तो वेब सर्वर की जैसे ही काम करता है, उस पर हम पे सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जी सर। है ना। इस तरीके से होता है। याद कोई किसी ने पढ़ रखा है वेब AWS या फिर GCP? सर ऐसे और पढ़ा हुआ है। अच्छा, एजोर पढ़ा हुआ है, तो एजोर मैं बात तो काम सबकी करता हूँ ना सर, बात मैं तो तो ऐसे ही पता है मेरे को। बात तो सबकी सेम ही है, हाँ सारे के सारे सेम सर, सारा सारे के सेम सारे है। क्लाउड सेम ही है एक्चुअली। बस सर्विस यस के सर। नाम चेंज हो जाते हैं बस, और कुछ चेंज नहीं होता। यस सर। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ? यस सर। अब एक बार ना 2 मिनट रुक जाओ, और भी इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ के आना, मैं आपको ये PDF भेज दूंगा और कल हम इसी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो भी ये पार्ट है। ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर मेरी कल की क्लास रह गई थी तो आप रिकॉर्डिंग नहीं करते क्या? नहीं नहीं, कल की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कल कुछ हुआ भी नहीं था ना, इसलिए। अच्छा। क्योंकि
एक बारी कोई लीव मत होना, वरना अटेंडेंस मार्क हो जाएगी फालतू में। मैं अटेंडेंस ही मार्क करने जा रहा था, फिर कोई इशू नहीं है। एक्चुअली कल कुछ पार्ट था नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ था, है ना। इन लोगों के कुछ डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए थे बस। आज से पढ़ाना स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। इसमें यार स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत सारे हो गए। सर 12 ही तो है। आप इसमें 12 हैं, इसमें तो 23 हो गए। बाकी लोग भी आएंगे, ये लोग, ये इरफान वगैरह हैं, है ना, जुनैल हैं, ये लोग तो डेली आएंगे। इरफान नहीं आएगा सर, क्यों? मुझे पता है सर उसके बारे में। क्यों नहीं आएगा मतलब किस तरीके से, आपको कैसे पता? सर उसने मेरे साथ 3 क्लास ज्वाइन किया था ऑनलाइन, तीनों में से किसी में वो नहीं आया। तो वो आपके साथ ऐसा होगा, मतलब मेरे पिछली वाली क्लास में भी था, डेली आता था। इरफान ही आता था, और तो कोई आता भी नहीं था। सर ऑनलाइन नहीं आता सर, वो ऑफलाइन आता है ज्यादातर। नहीं नहीं, वो ये इरफान दूसरे होंगे फिर, है ना। ये इरफान वहाँ के हैं, जो इरफान ये वाले हैं जो, वो हैदराबाद से हैं। सर आप एपीटी भी पढ़ाते हो क्या? नहीं नहीं, एपीटी नहीं पढ़ाता मैं, पर पढ़ा दूंगा मुझे जरूरत होगी तो उस दिन। पर अभी फिलहाल तो नहीं, एमपीटी पढ़ा रहा हूँ, एमपीटी सीएच और वेब पीटी। आदिल सर सैफ आपने वो कल आपसे बात हुई थी ना सर, एक मोबाइल हैकिंग के रिगार्डिंग आपने बोला था आपके पास है कोई टूल, में बात कर। देखते हैं। मोबाइल हैकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे टूल्स थे, मैंने आज बताए भी थे उससे रिलेटेड, पर वो सारे के सारे ज़्यादातर पेड थे, है ना। पर उनका नहीं वो भरोसा कोई उनका इशू नहीं सर, पेड़ का तो। उनका भरोसा भी नहीं है ना कि प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, पहले बता दो, एक बार रुक जाओ। सर सीएच का भी कोई बैच चल रहा है आपका? नहीं नहीं, सीएच तो बस हो गया, बहुत है, सीएच नहीं पढ़ाना, बेकार है वो। ठीक है। बाकी बनेंगे तो बता दूंगा मैं, अभी तो कोई नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। आदिल सैफी हैं कोई? अच्छा आप हो, ठीक है। अभिषेक जग्गी आप हो। अमित, ये अमित दो बार कौन कौन है भाई, दो अमित हैं क्या इसमें? सर नहीं नहीं, मेरा ये इन्होंने 2 नंबर ऐड कर दिए मेरे सर। एक बार एक को हटवा लेना, वरना वैसे तो बढ़ रहा है स्टूडेंट, है ना। तो दोनों को इनेबल रखता हूँ मैं। अंशुराज हैं? यस सर। अपर्णा को भी 2 बार ऐड कर रखा है इसमें। यस सर। और दृशन दृशनी, गौरव शर्मा, गौरव शर्मा हैं, चलो। जुनैल आप हो, ठीक है। इरफान नहीं है। नितेश, नितेश कौन है? नहीं है। और नूरुल्लाह, पीयूष कुमार, पीयूष हैं। प्रवीण, जी सर। राज साहिल, ये भी हैं कोई? राजेश्वरी नहीं है। सावन, यस सर। शुभम, यस सर। सिद्धांत मौर्य, सिद्धि ढोलम, यस सर। सोहन, सुमित, ठीक है। सत्रह लोग, ठीक है। वेब एप्लीकेशन वो समझ में आया क्या होता है हमारा वेब सर्वर, है ना। कोई डाउट है वेब सर्वर से रिलेटेड? एक और बार समझाऊं कि नहीं, आ जाएगा समझ में? वेब सर्वर क्या होता है हमारा, नहीं नहीं कंप्यूटर। सर, पढ़ ले, दोबारा पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग में पढ़ लेंगे। अब देखो, वेब वेब सर्वर के कुछ प्रोसेस होते हैं कि काम क्या होता है। अभी टाइम है हमारे पास 53 हुआ है, तो 10 मिनट और देख लेते हैं, ठीक है। काश ये खत्म हो जाए शायद, क्योंकि हम इसको तो प्रैक्टिकल भी देखना है हमें आगे चल के, है ना। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये प्रैक्टिकल ही रहेगा, सेम चीज़ को मैं पढ़ा दूंगा, बस आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है सबको, ठीक है, सेम चीज़ को। इसी का अब तो आगे चल के थ्योरेटिकल है भी नहीं, वेब पीटी में थ्योरेटिकल नहीं है। नहीं, वेब पीटी में है भी नहीं थ्योरेटिकल ज़्यादा सारा, वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी की फंक्शंस ऑफ वेब सर्वर कि वेब सर्वर के फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस को, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। अरे यार ये क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। पहला होता है प्रोसेस को प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी हम
किसी यूजर ने या किसी क्लाइंट ने सर्च किया हुआ है, मतलब मुझे इस चीज़ की डिमांड है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है भाई, सर एक बार और बताएंगे एक क्या सेकंड बोल रहे बता, एक सेकंड बता सर रहा हूँ। सर टैब टैब मत दबाइए, टैब दबाना तभी ना ठीक है हो गया। प्रोसेसर रिक्वेस्ट, प्रोसेसर रिक्वेस्ट का मतलब होता है ये की फंक्शन है किसके, वेब सर्वर के, मतलब ये वेब सर्वर जो काम करता है उसके की फंक्शंस हैं। सिंपल सा मतलब समझो कि हमने जो वेब सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम होता है वेब रिक्वेस्ट का, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट का, कि किस क्लाइंट ने किस चीज़ की डिमांड की है। तो उसके लिए HTML पेजेस कौन सा होगा, इमेजेस दिखानी है ऐसे, या फिर कोई स्क्रिप्ट ओपन करनी है, तो वो सारी चीज़ रहती हैं। ठीक है, समझ में आया। ये सर ये दूसरा होता है हमारा कंटेंट डिलीवरी, कि किस तरीके का कंटेंट है हमें इसको डिलीवर करना है, कि इमेज है, JPG है, PNG है, या फिर पेजेस है, या फिर क्लाइंट ने जिस चीज़ की डिमांड की है उसको वो प्रोसेस करना, उसे दिखाना कि इस तरीके का कंटेंट है आपका, तो वो उसको डिलीवर करना का काम होता है किसका, ये की फंक्शन किसकी है, वेब सर्वर्स की, यानी कि सर्वर्स की हैं। ठीक है। तीसरा होता इसमें है P2P HTTP बात है। हैंडलिंग, HTTP प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल को हैंडल करना कि HTTP है, HTTPS है, और किस तरीके से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क कर रहा है और किस पे कम्युनिकेशन करना है। HTTP हुआ तो वो प्लेन टेक्स्ट में करेगा, अगर HTTPS हुआ तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में करेगा। ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, जितने भी वो रिसोर्स को यूज़ कर रहा होगा, सपोज मान लो कि मेरी वेबसाइट है कोई, और वो कितनी ज़्यादा डिस्क का यूज़ कर रही है, कितनी ज़्यादा रिसोर्स को CPU को यूटिलाइजेशन कर रही है, उसको भी मॉनिटर करने का काम किसको होता है, वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे कोई ऐसा कोई लैपटॉप या सिस्टम रखा होगा, वहाँ पे लोग बैठे बैठे एनालाइज करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, वहाँ पे हैवी CPU लगा होता है और AC वेसी लगी होती है जिससे वो ठंडा रहे। ठीक है। तो एक डाटा सेंटर बनाने में कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है कि बहुत सारे खर्चा आता है ना। वैसे ही हमारा रिक्वेस्ट, इसको भी प्रोसेस करने में, हैंडल करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे वर्क करे, तो उन पे सारे लॉक्स बन रहे होते हैं, तो उन पे रिसोर्स को मैनेज करना होता है कि हमारा इस तरीके से यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी रैम बढ़ा दो, है ना, रैम इंक्रीज करनी है, इसको CPU को यूटिलाइज करना है, मतलब बड़ा CPU लगाना है। तो इस तरीके से होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कौन करता है, हमारा वेब सर्वर पे ही होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी फंक्शन, कि हमारी कौन कौन से सिक्योरिटी फंक्शंस हैं और कौन कौन सर्वर पे बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से लगाने हैं, कि SSL लगाना है, TLS इंप्लीमेंट करना है, IP फिल्टरिंग लगानी है, यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, यूजर फंक्शंस के अंदर आती है, कि वो कौन हैंडल करता है, हमारा वेब सर्वर हैंडल करता है। ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, कि बंदा कौन सा पर्सन है और क्या चीज़ लॉगिन कर रहा है, कि उसको मॉनिटर करना और उसकी परफॉर्मेंस को देखना कि कोई इशू तो नहीं है। अगर होता है कि ऑथेंटिकेशन लोग बाईपास कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की डायरेक्ट एक्सेस ले लेते हैं, तो उसको लॉगिंग और मॉनिटरिंग के अंदर भी वही चीज़ आती है कि उनको जो भी डिटेक्ट है, जो भी इशू है उसको डिटेक्ट करके, मतलब हम उसको टेस्ट करना, और टेस्ट करने के बाद उसे पैच कर देना। ठीक है। मॉनिटरिंग करेगा बंदा तो उस पर अलर्ट लगा देगा कि इस तरीके की कोई चीज़ आए, लाइक आपको कोई पेलोड भेजा हमने, ठीक है, तो पेलोड वो मलेशियस हुआ या फिर हमारा कोई मलेशियस से APK भेजा हमने, कुछ भी भेजा, तो वो क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा कि किस पे बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड, कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है और क्या चीज़ है, और बीच में वो बंदा बैठेगा मॉनिटर कर रहा होगा उन परफॉर्मेंस को। वेब सर्वर को हैंडल करने के लिए कोई एक बंदा नहीं रहता, एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम एटलीस्ट 3 बंदे चाहिए होंगे, क्योंकि वो उस पर 24/7 हैंडल करना होगा। अगर 1 सेकंड के लिए भी कोई सर्वर बंद होता है तो कंपनी को कितना लॉस होता है, बहुत ज़्यादा, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा लॉस। एक सर्वर नहीं होता, बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं, पर उसको मैनेज करने के लिए एक सॉक सिस्टम बनाया जाता है ना, जिसपे लोग मॉनिटर करते हैं बैठे बैठे। ये कुछ पॉपुलर वेब सर्वर हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलती है, अपाचे, है ना, एनजीनिक्स बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, IIS, जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनमें यही सर्विसेज यूज़ होती हैं। ठीक है। इनका खुद का सर्वर्स है। ये होता है लाइट स्पीड, है ना, ये बहुत ही कम रेयर वेबसाइट में देखने के लिए मिलता है, पर जहाँ पे, हाँ हाँ वेब सर्वर है ना, लाइट स्पीड वेब सर्वर का पार्ट है, और टॉम कैट भी। सर ये, प्राइवेट सर्वर भी होता हाँ, है, क्या हुआ, प्राइवेट सर्वर भी होता है। हाँ प्राइवेट सर्वर भी होते हैं, मतलब प्राइवेट सर्वर नहीं होते, उनके अंदर प्राइवेट जो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है वो फीचर प्राइवेट होती है, जिसको हम फीचर VPN बोलते हैं, BPC बोलते हैं, हाँ BPC बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसके अंदर हमारी सर्विसेज होती हैं जो ऑन प्रेमिसेस से हम बाई करते हैं। जी सर। फिर टाइप्स ऑफ वेब सर्वर भी होते हैं उसके अंदर, है ना, स्टैटिक वेब सर्वर और डायनेमिक वेब सर्वर, जिनके अंदर हमारे अलग अलग दो वेब सर्वर लगे होते हैं, कि फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को ये सर्वर हैंडल करेगा और बैक एंड की रिक्वेस्ट को ये हैंडल करेगा। ठीक है। फ्रंट एंड पे कोई यूज़र ऑथेंटिकेट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट पहले कौन प्रोसेस करेगा, फ्रंट एंड सर्वर, कि हमारे अगर HTML है
उसको फोटो दिखानी है तो वो वहीं से प्रोसेस कर देगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ रहती है डायनेमिक वेब सर्वर के अंदर। उसको प्रोसेस करना, इंटीग्रेट करना, एप्लीकेशन को भेजना, बैकएंड को चेक करना, डाटाबेस को चेक करना, बैकएंड सिस्टम को, और अलाउ करता है कस्टमाइज पेजेस को, यूजर इनपुट को, सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए डायनेमिक वेब सर्वर की नीड होती है, ठीक है। फ्रंट एंड, स्टैटिक और डायनेमिक, ये हमारे बेसिक चीज़ों को डिलीवर करने के लिए होता है, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस वगैरह, ठीक है। और ये डायनेमिक प्रोसेस को फॉलो करता है। एडवांटेज, इसके बेसिक एडवांटेज होते हैं, इन्हें पढ़ लेना, ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है। अच्छा, इनको देख लो एक बारी, स्टैटिक, डायनेमिक, और एक और एप्लीकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? सिंगल पेज एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं? विकिपीडिया हो सकता है ना, हमारी मेल हो सकता है कि उसमें एक ही पेज रहता है, हमारा मैप हो सकता है, गूगल मैप, एक ही पेज पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन चल रहा होता है। तो ये हमारा क्या है? SPA, डायनेमिक एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। स्टैटिक एप्लीकेशन या फिर स्टैटिक या वेबसाइट बोल सकते हैं जैसे हम, उसके अंदर क्या आता है? कंपनी लैंडिंग पेज, जैसे क्रॉ की वेबसाइट है, वो क्या है? एक स्टैटिक। देन इसके बाद है हमारा कॉमन फीचर्स होते हैं कुछ, किसके? वेब एप्लीकेशन के अंदर, यूजर ऑथेंटिकेट, फॉर्म्स, डाटा इंटीग्रेशन, रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग और सिक्योरिटी, ये कुछ कॉमन फीचर होते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, बेसलाइन, पाइपलाइन, ये सारे कॉमन फीचर होते हैं किसके अंदर? हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर, या फिर एक वेब सर्वर जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। ये हमारे कुछ HTTP के वर्जन्स हैं जो हमारे रिलीज हुए थे। फर्स्टली वर्जन आया था हमारा HTTP 0.9, जिसके अंदर फिर डायरेक्ट 1.0 से स्टार्ट किया था इसे, ठीक है। जो HTTP का 2 आया था पहले, यही वाला रिलीज हुआ 0.9, फिर इसके बाद 1.0 आया था। इसके अंदर कुछ भी हेडर वेडर, नो मेटा डाटा, नो हेडर, और सारा डाटा किस टेस्ट में था? प्लेन टेस्ट में। ये कब आया था? अगर कोई पूछता है सपोज कि HTTP का पहला वर्जन कब आया था, तो 0.9 आया था, और वो भी 1991 में, ठीक है। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, पर अगर पूछता है तो बता देना। गाइस 1 मिनट देना जब तक इसे रीड करो, ठीक है, इतना तीनों रीड करो, और लेटेस्ट बताना अभी कौन सा चल रहा है वेब सर्वर में। HTTP की अभी रिसेंटली कौन सा लेटेस्ट है? HTTP का वर्जन पूछ रहा हूँ मैं, अभी रिसेंटली कौन कौन सा? 1.1 यही चल रहा है सर। 1.1 1.1 चल रहा है, ये तो 1997 में आया था। सर 3 चल रहा है 3। अभी रिसेंटली 3 चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है। तो याद रखना 1 तो मैं पैदा नहीं होता उससे पहले ही आया था। 1 मिनट दो, पानी ले आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जब तक इसे रीड कर लो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। देखो ये क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? एक ऐसी वो होती है जिसपे हम सिंगल एक रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं एक सिंगल कनेक्शन के साथ। मतलब हमारे पास कितनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको एक मल्टीप्लेक्सिंग में यूज़ करके हम एक एक प्रोसेस को हैंडल करते रहते हैं, ठीक है।
इसमें हमारी दो प्रोसेस काम करती है, CI और CD। और क्या है हमारा HTTP 3 आया। प्रैक्टिकल बताएंगे सॉरी। सर, कह रहे इसका प्रैक्टिकल कल बताएंगे। हाँ कल इसका प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। जो हमने आज पढ़ा है ना उसी का प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। बाकी इन सबको, ये जो लिखा हुआ है ये सारा फिजूल का है, इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना, आप लोगों के साथ मैं PDF शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इतना पढ़ लेना और कल इसी का हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो इतना ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। ईजिली आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया मैंने, मुझे पता है, पर कल से शायद हम आराम आराम से कवर कवर करेंगे, क्योंकि कल से मैं कम। नहीं सर ठीक है, नहीं ठीक है सर, आप जितनी जल्दी पढ़ाई ठीक है। अरे आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी लोग तो जो नए हैं उनके लिए दिक्कत है, बाकी जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर मैं तो जिस हिसाब से चलते हैं उसी हिसाब से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज का मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो पढ़ लेना एक बार घर जाके, ठीक है। ठीक है हाँ वेबसाइट तो नहीं पता मुझे, पर API के थ्रू भी होती है और वो नॉर्मल तरीके से दोनों से होती है। एक हमारी होती है रेस कंडीशन, है ना, उसको हम इजीली डायरेक्ट नहीं कर पाते, वरना उसको दिखाता हूँ मैं, बढ़िया है वो। और प्राइस टेम्परिंग करनी ही क्यों है? अच्छा मज़ा आ रहा था सुन के, सर। अच्छा लगा था। सर जब आप मतलब पढ़ाएंगे जैसे कि जैसे टॉपिक बढ़ जाएगा, सर रियल लाइफ सिनेरियो बताएंगे ना सर, एंटरप्राइज में जैसे यूज होता बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों टेंशन, अरे तुम है। एक काम करो, जो पहले रियल लाइफ देख के आना, है ना। एक जैसे मैं बताया कि मैंने आज ये वल्नरेबिलिटी कवर की, ठीक है, कल इसके बारे में पढ़ के आना आप। आपसे जो भी क्वेश्चन होते हैं पॉसिबल, जितने भी रियल वेब पे किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे कौन सा इनपुट देंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा साथ साथ में। पर आप ना बहुत ही ज़्यादा, सब लोग गलत बैच में फंस गए हो। 5 से 6:30 में इतना टाइम नहीं मिलता, 1.5 घंटा ही मिलता है, और वेब एप्लीकेशन में टाइम लगता है। अगर इसकी जगह पे सर मैं मैंने इनसे बोला था सर टीम से कि सैटरडे संडे का करवा दीजिए 3 घंटे का। क्योंकि और ना उनका मुझे ही नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि वेब एप्लीकेशन टाइम मांगती है थोड़ा बहुत समझने के लिए। और अगर इसकी जगह पे MPT होता तो मैं कोई दिक्कत नहीं थी, पर वेब में तो थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, और मैं कंटिन्यूस पढ़ाता सर रहूँगा ना। इसका अभी सर इसका टाइम चेंज करवा दीजिए ना सर, सैटरडे नहीं संडे नहीं, करवा दीजिए या टाइम इसको चेंज 2 घंटे करवा दीजिए। टाइम चेंज तो नहीं हो पाएगा। तो बैच बन चुका है, तो फिक्स ही है, अब तो ऐसे ही रहेगा। तो 2 घंटे बाकी करवा दीजिए। बाकी 2 घंटे कैसे करा दूंगा, 6:30 बजे तो ऑफिस ही बंद हो जाता है। बंदा घर जाए कि ना जाए। सर तो वो पहले करवा दीजिए, 4 से करवा दीजिए। अब वो ऑलरेडी, अरे आपको पता, ऑफिस आपको आपको सभी लोगों को नहीं पता, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा एक भी स्लॉट ऐसा नहीं है जो खाली हो, ठीक है। दूर दूर तक, और वेब एप्लीकेशन खत्म होने से पहले मेरा बैच बन चुका होता है, ठीक सर है। मेरा ऑफिस भी रहता है तो सर 4 बजे आप फंडिंग कर रहे हैं? हाँ क्या हुआ? सर कह रहे हैं आप बाउंड्री किए हैं? बग बाउंटी करने का टाइम नहीं मिलता, सोचा तो बहुत कुछ है मैंने, टाइम ही नहीं मिलता, वरना बग बाउंटी तो करनी ही है। और कोई तो बढ़िया सा रिसोर्स लगता नहीं है। अरे कहाँ पे था ये अकाउंट सर बनाया नहीं है हैकर पे? अकाउंट? मैं अकाउंट क्रिएट कराऊंगा, मैं अकाउंट 3 जगह पे क्रिएट करता हूँ अपने हर एक क्लास में। एक हैकर 1 या बकक्रॉड में से कोई एक, और एक हम पॉडसेगर पे, और दूसरा ट्राई हैकमी पे। 3 जगह पे अकाउंट क्रिएट करना होगा सभी को, या पोर्ट तो फिगर है, हैकर वन है, ट्राई हैकर पे नहीं। हाँ तीनों पे करना पड़ेगा अगर। और उसके अलावा फिर मैं एक दिन बबसूट प्रो का सेटअप करा दूंगा, जिसमें सभी के पास बबसूट प्रो होगा, ठीक है। क्योंकि सर उसमें मेरे बहुत पास है। नहीं है, वो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उनका भी। सर इसके लिए पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए या पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं चाहिए, वेब पीटी के लिए हमें कोई पीसी की कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है, नॉर्मल हो चल जाएगा, 8 GB रैम हो और 512 SSD हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये आपको इन फ्यूचर सभी के लिए लेना है, तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि 16 GB से ज़्यादा रैम हो और 1 TB से ज़्यादा SSD हो। वो इसमें क्या बोलते हैं, एज्योर पे लैब बना सकते हैं क्या हम, ये नहीं होगा इसमें? एज़्योर पे नहीं, एज़्योर पे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ना उसके अंदर जो VM होता है उसमें होता है कि कभी कभी हमारी जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो कभी कभी को हाँ इमेजेस ब्लॉक कॉल नहीं करेगा होती हैं, उसको। ब्लॉक कर देता है चीज़ों को बहुत सारी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लोकल पे चल जाते हैं, है ना, सर्वर पे नहीं चलती हैं। तो वो भी आप कर सकते हो, ट्राई तो कर ही सकते हो, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। ओ सर सर थोड़ा वल्नरेबिलिटी के बारे में सर डीप में समझाइए। क्या होगा? सर कह रहे हैं वल्नरेबिलिटी के, सर वल्नरेबिलिटी के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ा दीजिएगा बढ़िया से।
भाई अब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कितना डीप में जा सकते हैं, कितना जाएंगे, सारी चीज़ें वहीं पे पता लगेंगी। अभी तो आप बोलने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है। जी देखो सर। मैं बोल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल दूंगा हाँ से ही पढ़ा दूंगा, पर उसके लिए आप लोगों को तो पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ तो याद रखना, एक मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी एक्सेस मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। ठीक। जो बोलूँ उतना करके आओ, बस सफिशेंट होगा। फिर आप बाद में तो मुझे बताया कि किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हाँ सर ठीक है जो आपने बताया सब ओके है, सब समझ में आया तो ठीक है, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। टेलीग्राम डेस्कटॉप। लो मैंने भेज दिया ये पीडीएफ, ठीक है, इसको रीड करना अच्छे से, ज़्यादा कुछ नहीं, और कल इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक ओके है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय। ओके सर। ओके गाइस, बाय बाय। सर क्या रहा है बोला लैपटॉप से। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सिद्धि, रेगुलर लैपटॉप ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही सपोर्ट पर जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं, बस रैम वगैरह बढ़वा लेना, बाकी ताकि हैंग लैग वैग ना करे ज़्यादातर, बैक पास करना वो आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, ठीक है गाइस, बाय बाय।